बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं 26 की हो चुकी थी, इसलिए अम्मा ने जो भी पहला रिश्ता आया उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कोई जांच पड़ताल ना करवाई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे रिश्ते बस टूटते ही जा रहे थे और अम्मा को लगता था कि किसी ने मुझ पर जादू करवाया है। इसलिए शादी से इनकार करने का जवाब ही पैदा नहीं होता था। अपनी बूढ़ी अम्मा का ख्याल करते हुए मैंने अपनी रजामंदी दे दी थी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। अम्मा ने भी हमारी हैसियत के मुताबिक जल्द ही मेरी शादी कर दी थी। मुझे शादी के बाद पता चला कि शोहर तो बाहर मुल्क काम करता है। शादी के चंद दिनों बाद ही वो वापस चले गए थे। मैं हैरान थी, उन्होंने ये बात हमें पहले क्यों ना बताई थी। मैंने जब अपनी सास से पूछा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, तो सास एकदम घबरा गई और इस बात का जवाब इस अंदाज में दिया जैसे वो इस बात को नज़रअंदाज करना चाहती हो। मुझे सास से कोई मस्बत जवाब न मिला था, लेकिन हैरानकुन बात थी, अगर वो हमें बता देते कि मेरा शोहर बाहर मुल्क काम करता है तो इससे मोहल्ले वाले और बाकी सब भी मेरे शोहर की और इज्जत करते। खैर, उन्होंने अगर नहीं बताना था तो उन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया था। मैं अब क्या कह सकती थी। उनका तो बस यही कहना था, तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं, जल्द वीज़ा लग गया है। ये बात सुनकर मुझे यूँ महसूस हुआ था जैसे सास जानबूझकर किसी मकसद के तहत ऐसा कह रही हो। लेकिन मैंने अपने जहन को झटका और शादी के शुरू के दिनों में ही अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मेरे ससुराल में बस मैं, सास, एक नंद और 15 साला देवर भी था। 15 साला देवर का दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं था। ये बात मेरी सास ने शादी के दूसरे रोज़ ही मुझे बता दी थी। मुझे देवर की दिमागी कमज़ोरी से कोई मसला नहीं था। मैंने शादी के बाद देखा कि सास अपने बेटे के सारे काम खुद ही करती थी। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी नंद और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। शोहर से भी मेरी बात होती रहती थी। ज़िंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। अचानक मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। मैं सोच भी ना सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक रोज़ मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, देवर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करने लगा। ये बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेरा देवर ज़्यादातर अपने खिलौनों में ही मसरूफ़ रहता था। देवर की बात सुनकर नंद जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गई। ये सब देखकर मेरे जहन में बहुत अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। मुझे समझ ना आ रहा था कि इस घर में ये सब हो क्या रहा था। अभी चाय पी ही रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे से बाहर निकला। मैंने देवर को देखा तो उसका हुलिया देखकर मुझे हैरत हुई थी। मेरे देवर का मुंह दूध से भरा हुआ था। देवर के बाद मेरी नंद भी कमरे से बाहर निकली। नंद के कपड़ों पर सिलवटें मौजूद थी, मगर मुझे याद था जब नंद कमरे में गई थी उसके कपड़े इस्त्रीशुदा थे और अब कपड़ों का ये हाल देखकर मेरा तनफ्फुस बिगड़ा था। माथे पर पसीने नमूदार हुए थे। मैं दंग सी यकटक अपनी नंद को देखी जा रही थी। सास मेरे करीब आकर कहने लगी कि बहू क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो। नहीं अम्मा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और सास को टाल दिया। अब मैं सास से उसकी बेटी और बेटे की शिकायत तो लगाने से रही, सास ने फिर मुझे बातों में लगा दिया। मैं अपनी नंद की इस अजीब हरकत को तकरीबन भूल ही गई थी। काम की मसरूफियत में मेरा जहन इन तमाम सोचों से भटक गया था। ऊपर से मैं थी भी काफ़ी सेहतमंद, इसलिए काम करते करते पसीने छूट जाते थे। एक रोज़ मैं अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से लेटी हुई थी कि मेरी सास कमरे में आई तो मुझे पता ना चल सका। मुझे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं उठ बैठी। अपनी सास को देखकर मैं डर गई। मेरा ध्यान किसी और तरफ था, इसलिए मेरा चौंक कर डरना अनोखी बात नहीं थी। जल्द मैंने खुद को संभाला और सास से पूछा, अम्मा खैरियत है? आपको कुछ काम था? बहू, मैं बस तुमसे एक बात कहने आई थी। मैंने अपनी सास को तमहीद बांधते हुए देखा तो कहा, अम्मा बताएं क्या बात है। तब सास मुझे देखने के बाद आराम से बोली कि बहू, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो तुम्हारा जिस्म बड़ा बड़ा सा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा पागल सा है। उसकी ज़हनी हालत ऐसी है कि वो कुछ भी बोल और कर देता है। इसलिए तुम जब भी कमरे से बाहर निकलो
तो अपने जिस्म को अच्छी तरह से ढांप कर निकला करो। वो खामोश हुई तो मैं होंक बनी उनका मुंह तकने लगी। ये उन्होंने क्या कहा था? उनकी बात पर मुझे जितनी हैरत होती उतनी ही कम थी। अगर वो पागल था तो उसे अस्पताल में दाखिल करते, लेकिन खैर सास की बात इतनी भी बुरी ना थी। मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपनी सास से सवाल करती तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने खुद को समझाया कि सास ठीक ही तो कह रही है, मुझे अपने पहनने ओढ़ने का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद से मैंने सास को कुछ भी कहने का कोई मौका न दिया था। मैं खुद पर अब ध्यान देने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि सास अब काफ़ी मुतमिन नज़र आने लगी थी। एक रोज़ नंद और सास बाजार गई हुई थी। देवर सहन में बैठा क्रिकेट खेल रहा था। अचानक देवर की चीखने की आवाज़ पर मैं भागकर सहन में चली गई, मगर बाहर का मंजर देखकर मेरे ओसान ख़ता हो गए, क्योंकि देवर उस वक्त गीले कपड़ों में था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। देवर उस वक्त पूरा पानी में भीगा हुआ था। मैं अब परेशानी का शिकार थी कि क्या करूं। तभी अचानक देवर को ज़ोर ज़ोर से छींकें आने लगी। मौसम की तब्दीली की वजह से शायद देवर को ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से तौलिया ले आई और देवर की जानिब बढ़ा दिया, मगर देवर उस वक्त सिर्फ छींकने में ही मसरूफ़ था। मैंने थोड़ी देर सोचा कि वो तो पागल है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक थी और सास और नंद भी घर मौजूद नहीं थी। ऐसे में उसका ख्याल मुझे ही रखना था। मैंने तौलिया देवर के गिर्द फैला दिया। तब अचानक ही देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो उसकी इस हरकत पर अचानक ही घबरा गई थी। मैं जल्दी से अपना हाथ देवर की गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी। तभी मेरी सास और नंद भी वापस आ गई। मेरा हाथ अभी तक देवर की गिरफ्त में था, जिसे मैं छुड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी। न जाने इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि उसने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मेरा तो सांस फूल चुका था। सास ने आते ही हैरानी से मेरी जानिब देखा और आगे बढ़कर जल्दी से देवर की गिरफ्त से मेरा हाथ आज़ाद करवाया। मैं बिजली की रफ्तार से अपने कमरे में चली गई थी और जाते ही कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपने देवर की इस हरकत की वजह से आज मैं सास और नंद के सामने खुद को बार बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कमरे में जाकर मैं गहरे गहरे सांस लेते वो सब सोचने लगी जो देवर ने मेरे साथ किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ हुआ था अब उसमें कैसे मैं देवर को कसूरवार ठहराती, जबकि मैं जानती थी कि देवर को दिमागी मसला है। मैं अपने बेड पर बैठी सूरत हाल पर गौर कर रही थी कि सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने सास को देखा तो फ़ौरन कहा, अम्मा वो सब। मेरी सास ने मेरी बात को दरमियान से काट दिया और बोली, बहू मैं जानती हूँ बाहर जो कुछ हुआ वो सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे सास की बात पर कुछ हौसला मिला था। सास ने मज़ीद दुखी होकर कहा, बहू मेरा बेटा अब पागल नहीं है, बस ये दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है। तुम इसकी किसी बात या अमल को दिल पर ना लेना। मेरा बेटा बहुत मासूम है, इसको अपने आप का ख्याल नहीं है। अगर कभी कुछ कर दे तो तुम इसे गलत ना समझना। सास की बात सुनकर मैं अपनी जगह खामोश सी हो गई थी। मुझे तो देवर से अजीब सी बेचैनी होने लगती थी और अब सास ने कुछ कहने से ही मना कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से उनको हौसला दिया था और कहा था कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं देवर से दूर ही रहूंगी और उसके सामने कम ही जाऊंगी। अगले दिन मेरा देवर सहन में बैठा खेल रहा था। मैं पहली मर्तबा देवर को गौर से देख रही थी। देवर अच्छी जिसामत का मालिक था, इस बात में कोई शक नहीं था कि देवर एक पुरकशिश मर्द था। मैं उसे इतने गौर से देख रही थी, अचानक ही देवर ने जब मेरी जानिब देखा तो मेरे पास आकर वो एक बार फिर दूध पीने की ज़िद करने लगा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी और शर्म भी महसूस हुई। भला अब उसकी उम्र थी कि मैं उसे फीडर देती। मैंने सास से दो टोक बात करने की सोची और उनसे कहा कि मैंने ये बात महसूस की है कि देवर मुझे देखते ही अजीब हरकतें करने लगता है। मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई थी, जिसे मैंने बगौर देखा था। तब सास फौरन बोली, नहीं बहू तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे बच्चे को तो अपना होश नहीं है, वो तुम्हारे बारे में कैसे कुछ गलत सोच सकता है? तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं सास का जवाब सुनकर खुद ही खामोश हो गई थी। अब उनको क्या कहती? उनकी नज़र में तो उनका बेटा बहुत मासूम और भोला बाला था। मैं खामोशी से उठी और बाकी के काम निपटाने लगी। मैं मगरिब से पहले ही सारे कपड़े छत से उतार कर ले आई थी। जब नंद के कपड़े उसके कमरे में देने के लिए गई तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही नंद तौलिए से अपने गीले बाल खुश करती हुई कमरे से बाहर आई। मुझे देखकर एक पल के लिए
उसके चेहरे का रंग बदला था। इसके बाद वो जल्दी से पानी पीने का कहते बाहर की तरफ चली गई। मैं हैरानगी से उसे जाते हुए देख रही थी। मैंने ज़्यादा गौर ना किया और उसके कपड़े बेड पर रखकर वापस जाने की घर से जल्दी कमरे के अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाते ही देवर को बगैर कमीज़ के औंधे मुंह बेड पर सोते देख मेरे कदम वहीं जम गए थे। ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे। मैंने जल्दी से कपड़े वहीं पर ऐसे ही रखे और बाहर की तरफ बागी के सामने से आती अपनी नंद से टकरा गई। मेरे चेहरे की उड़ी हवाइयाँ देखकर नंद बिल्कुल मुतमिन खड़ी थी, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगी। कहने लगी, भाभी आप देख कर नहीं चल सकती क्या? उसकी बात पर मैं और घबरा गई थी। उस वक्त मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। जब तक होश आया तो नंद का जवाब सुनकर हैरत हुई, क्योंकि इससे पहले नंद ने मेरे साथ इस लहजे में कभी बात ही नहीं की थी। मेरे लिए नंद का ये रवैया और उसके कमरे में जो कुछ भी मैंने देखा वो बहुत ही अजीब था। मुझे बातें सुनाकर मेरी सुने बगैर नंद अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर लिया। मैं दिन भर की काफ़ी थकी हुई थी। ऊपर से जिस हालत में देवर को देखा था उसकी वजह से खौफ महसूस करते हुए मैं सोचों में गुम बगैर खाए पिए सो चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। मुझे नींद में खुद पर किसी बोझ का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से आंखें खोल दी, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। मैंने चिल्लाते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। कुछ देर बाद मुझ पर से वज़न कम हुआ तो मैं उठकर दरवाजे की जानिब भागी। दरवाज़ा खोलकर मैं डर के मारे सास के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। जल्दी सास से दरवाज़ा खोल दिया और हैरानगी से मुझे देखने लगी। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैं भागकर अपनी सास के गले लग गई, रोने लगी। शोर की आवाज़ से नंद भी कमरे में आ गई। सास मुझे ऐसी हालत में देखकर घबराई हुई बोली, बहू क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? मैंने अपनी सास का हाथ थामकर कहा, अम्मा वहाँ मेरे कमरे में कोई था। ये कहते मैं रोने लगी, जबकि सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा, बहू तुम क्या कह रही हो? रात के 2 बजे कौन तुम्हारे कमरे में आएगा? क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा तो शोहर यहाँ है नहीं और देवर इस काबिल है नहीं, तो कौन आ सकता है भला? सास ने कहा, वो जाकर देख लेती है। और जैसे ही सास ने कमरे का दरवाज़ा खोला मेरी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर शिकन तक मौजूद नहीं थी। बस जहाँ मैं सोई थी उस जगह पर हल्की सी शिकन थी। अम्मा मेरा यकीन करें, इस कमरे में कोई था। मेरी बात सुनकर सास ने एक नज़र नंद को देखा और बोली, अगर यहाँ कोई था तो तुम बताओ वो कौन था? क्या तुमने उसे देखा था? मैं अब लाजवाब सी अपनी सास को देख रही थी, जो कि उस वक्त गुस्से में लग रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा कि उसी वक्त बोली, भाभी लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। मैं तो चुपचाप खड़ी थी। तब सास बोली, इस ख्वाब की वजह से तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी है, अब आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। मैं खामोश खड़ी उनकी ये बातें सुन रही थी। नंद और सास कमरे से चली गई तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। लेकिन खिड़की पर नज़र पड़ी तो वहाँ कोई साया सा नज़र आया। गौर करने पर देखा तो उसी वक्त कोई वहाँ भागा था। मैं जल्दी से खिड़की के पास गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दूसरी तरफ नंद खड़ी थी। तो क्या वो नंद का कोई आशना था जो उससे मिलने आया था और गलती से मेरे पास आ गया? क्या ये सब बस मेरे साथ ही मुझे हरासा करने के लिए किया जा रहा था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पूरी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। अगली सुबह मेरी नंद खुश होश सी अपने कमरे से बाहर आई और हमारे साथ नाश्ते में मशगूल होगी। मुझे नंद के रवैये में कोई भी तब्दीली महसूस न हुई थी। अचानक मुझे न जाने क्या सूझा कि मैं बेसाख्ता सास से कह बैठी कि अम्मा कल रात मैंने साथ वाले कमरे की खिड़की से किसी मर्द को बाहर जाते हुए देखा था। मेरी बात सुनकर मेरी सास को गोया करंट लग गया था। सास ने कुछ पल ठहर कर कहा, बहू क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा कि अम्मा वो कल रात। अभी मैं कुछ कहती कि सास बीच में बोल पड़ी कि साथ वाला कमरा तुम्हारी नंद का है और तुम मेरे ही सामने मेरी बेटी के किरदार के बारे में ये सब कह रही हो। मुझे तो सास की कुछ समझ ना आई। पहले देवर के बारे में मुझसे वो सब कहना कि वो जो भी करे उसे मना ना करूं। इसके बाद देवर का अपनी हद से बढ़कर मेरे करीब रहना और कल मेरे साथ जो हुआ। इसके बाद नंद के कमरे से किसी साए का जाना।
मुझे तो सब समझ आ रहा था, न जाने सास की अकल पर क्या पर्दा पड़ गया था कि वह सब समझते हुए भी अनजान बन रही थी। बल्कि सास तो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी। मैं नज़रें झुकाकर बैठी रही क्योंकि उस वक्त कुछ भी कहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मुझे बोलने के बाद एहसास हुआ था कि मुझे सास से ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर जो होना था वो तो हो गया था। नंद एक कोने में बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मुझे लगा शायद नंद कुछ कहेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल खामोश ही रही थी। मैं भी खामोशी से वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सास और नंद कमरे से बाहर चली गई। मुझ में उनसे कुछ भी पूछने की कोई हिम्मत ना थी। देवर घर में ही था। इससे पहले मुझे देखकर वो अपनी फरमाइश करता, मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद सोचों में गुम मेरी नज़र जो खिड़की से बाहर गई तो सास और नंद किसी मर्द के साथ खड़ी बातों में मसरूफ़ थीं। मुझे उनके बात करने के अंदाज पर कुछ शक सा हुआ था। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली और जल्दी से चादर लेकर सास और नंद से छुपकर दूसरी दीवार के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। और जो बात उनके दरमियान चल रही थी वो सुनकर मैं उल्टे कदम वापस अपने कमरे में भाग आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगी। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था क्योंकि मैं न जाने उनकी किस साजिश का शिकार होने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा तेज़ तेज़ बजने लगा। मैं जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और जाहिर किया जैसे मैं सो रही हूँ। सास कमरे की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। मेरी आंखें बंद थीं। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद शायद जब सास को यकीन हो गया कि मैं सो गई हूँ तो वो दरवाज़ा वापस बंद करके चली गई। मैंने जल्दी से आंखें खोली। मुझे यकीन था मेरी सास इस बात पर यकीन करने ही आई थी कि मैं सो रही हूँ या नहीं। शायद उनको महसूस हो गया था कि किसी ने उनकी बातें सुनी है। मुझे अब सारी कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आ रही थी। मैंने सोच लिया था अब देवर और सास का राज जानकर ही रहूँगी, लेकिन मुझे कुछ खबर ना थी कि इस सच से मुझ पर क्या क़यामत गुजरने वाली थी। अगले रोज़ तो देवर ने हद कर दी। वो मेरे करीब आकर इससे पहले मुझे हाथ लगाता मैंने उसे धक्का दे दिया और वापस कमरे में भाग गई। अब मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। शौहर भी मुझसे राब्ते में ना था कि उसे कुछ कह सकती। मेरा मेका भी दूर था और सास तो कभी मुझे अपने घर ना जाने देती। मैंने अगले रोज़ ख़रीदारी का सोचा और तैयार होकर सास के साथ मार्केट चली गई। वापसी पर नंद मेरे लिए ख़ास चाय बनाकर कमरे में ले आई तो मैंने चुपके से चाय गिरा दी। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब आवाज़ें आने लगी। मैंने काफ़ी दिनों से नोट किया था जब नंद चाय बनाती थी मुझे सुस्ती आ जाती थी और मैं सो जाती थी। आज मैं इसीलिए चाय नहीं पी थी। मैंने अजीब आवाज़ें सुनकर जब बाहर झांका तो देवर नंद के बहुत करीब सोफे पर चिपक कर बैठा हुआ था और नंद के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सास ने नंद से कहा, जाकर देख ज़रा दवाई ने अपना असर कर दिया कि नहीं। यकीनन वो बेहोश हो गई है। जाकर देख और मुझे आवाज़ दे देना। मैंने जब सास की बात सुनी तो जल्दी से सोफे पर ही लेट गई। नंद कमरे में आई तो मुझे बेहोश समझकर बेदर्दी से मेरा मुंह अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त में लिया। तकलीफ़ के बावजूद मैं आंखें नहीं खोल सकती थी। तभी नंद की पुकार पर सास और देवर कमरे में आए। सास ने कहा, बस आज इस अजाब से जान छूट जाएगी। कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इस लड़की के लिए। मैं दिल में डर से सोच रही थी कि जो मंसूबा बनाया है कहीं वो उलट ही ना हो जाए, क्योंकि मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया था और पुलिस को भी आगाह कर दिया था। क्योंकि सास और नंद की मशकूक हरकतों को देखते जो पड़ोसियों से उनके बारे में बातें सुनी तो मेरी रूह कांप गई थी। वो लोग इतने मुकद्दस रिश्तों को कैसे बदनाम कर रहे थे। इससे पहले मेरा देवर मुझे हाथ लगाता मैंने अचानक आंखें खोल दी और देवर के मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारा। इससे पहले वो लोग मेरे साथ कुछ गलत करते पुलिस ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उन लोगों को और मेरे शोहर को, जो कि दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे शहर में था, उसे भी अपनी हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी पर उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी थी। वो लोग कोई माँ बेटा नहीं थे बल्कि उनका एक गैंग था। वो लोग शादी के बाद ऐसे ही उस लड़के को देवर बनाकर दावत गुनाह देते थे और जो लड़की उनके झांसे में आकर गुनाह कर लेती फिर उसे ब्लैकमेल करके उनसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करवाते थे। और कुछ अरसे बाद वो लड़कियां ये सब अपनी किस्मत और नादानी समझकर कबूल कर लेती थीं। उनको सख्त से सख्त सज़ा हुई थी। मैंने दोबारा मुड़कर उनकी तरफ ना देखा था और अपने घर चली गई थी। मेरी माँ ने 2 साल के इंतज़ार के बाद मेरी दोबारा शादी करवा दी थी।
इस दौरान अम्मा को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तलाक याफ्ता होने की वजह से सब मुझे ही गलत समझते थे। लेकिन अम्मा की गांव की दोस्त जब उनसे मिलने आई तो उन्होंने सब सच जानने के बाद अम्मा से मेरा हाथ मांग लिया था। उन्होंने भी पहली बहू शहर से लाई थी जो कि आज़ादी के नाम पर तलाक लेकर चली गई थी। मैं शादी से भी बहुत खौफज़दा थी क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा बहुत बुरा गया था। लेकिन शादी के बाद अपने शोहर का रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बस सबसे यही गुजारिश है कि पैसों की चकाचौंध देखकर अंधाधुंध रिश्ते ना कर दिया करें, बल्कि गरीब ही सही लेकिन अच्छे लोगों का इंतखाब करें। अल्लाह सबको हिदायत दे। आपको क्या लगता है, मेरी माँ ने मेरा रिश्ता करते वक्त जिस जल्दबाजी से काम लिया था, क्या उसने सही किया था? मुझे दोबारा शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि हमेशा के लिए अपनी माँ के दर पर बैठे रहना चाहिए था। मैंने जो कुछ किया, क्या वो सही किया? क्या मुझे वो सब बर्दाश्त करना चाहिए था और खामोश रहना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही इबरतनाक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।